चलो स्टोक्स थ्योरम शुरू करते हैं। ठीक है, तुम्हारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट था इस चैप्टर का वो हो चुका है। ठीक है, जो मैंने 5-6 वीडियोस पहले बनाई और गॉस डाइवर्जेंस की 3 वीडियो बनाई। ठीक है, अब हम स्टोक्स थ्योरम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, मेरे सीटी में स्टोक्स थ्योरम आया था। ठीक है, और मैं छोड़ के आया था अपने टाइम पे सीटी के वक्त, तो मेरे मार्क्स चले गए थे। ठीक है, तो छोड़ के मत जाना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ थ्योरी नहीं है, सीधा क्वेश्चन से शुरू करते हैं। वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम और एफ। ठीक है, एक एफ दे रखा है, वेयर एस इज द सर्फेस ऑफ क्यूब बाउंडेड बाय x0 x2 y0 y2 z0 z2 अबव x5 प्लेन। ठीक है, तो अबव x5 प्लेन का क्या मतलब है? उससे पहले तुम ये देखो, ये फिगर से ऐसा, ये लिमिट से ऐसा फिगर बन जाएगा। ठीक है, मैंने एक्स वाई जेड की तीनों एक्सिस लिखी और मैंने एक क्यूब बना दिया। ठीक है, x इजिकल्स टू 0 का मतलब है जो बैक वाला सरफेस होगा वो x इजिकल्स टू 0 होगा। ठीक है, और आगे वाला सरफेस x इजिकल्स टू 2 होगा। देखो आगे वाला जो फ्रंट फेस है वहां पे x2 है इस प्लेन में, है ना। अब y और z की वैल्यू चेंज हो रही है, उनसे हमें मतलब नहीं, x0 है इसलिए हम इक्वेशन उसको x इजिकल्स टू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, x2 है। ठीक है, तो पीछे वाला x इजिकल्स टू 0, आगे वाला जो फ्रंट फेस है वो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2, राइट वाला जो फेस है वो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, y देखो 2 आ रहा है, और ये जो लेफ्ट वाला सरफेस है वो y इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सिमिलरली टॉप वाला z इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा और बॉटम वाला जो है z इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो हमने इन 6 इक्वेशंस का यूज करके फिगर बना ली। ठीक है, बट वो कह रहा है अबव एक्स वाई प्लेन द क्यूब बाउंडेड बाय दिस एंड दिस इज अबव एक्स वाई प्लेन। अबव एक्स वाई प्लेन का सिंपल ये मतलब है कि जो बॉटम सरफेस एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है ना, हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि हमने बस एक सरफेस हटाया, वॉल्यूम सेम रहेगी, पर बॉटम वाला हम सरफेस नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखो जो बॉटम वाले सरफेस की इक्वेशन है वो क्या है, z इक्वल्स टू 0 और dz भी 0 है। ठीक है, तो हमें ये दोनों चीजों को नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, तो देखो अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्टेप 1 क्या है, जो भी एफ गिवन है वो लिख दो। स्टेप 2 क्या है, जो भी लिमिट्स गिवन है वो लिख दो। स्टेप 3 क्या है, स्टोक्स थ्योरम का जो भी फॉर्मूलेशन है वो लिख दो, वो हमने लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या, देखो एफ डॉट डी आर का मतलब है एफ और डी आर का हम डॉट प्रोडक्ट करवा रहे हैं, इसलिए इसका मतलब है कि लाइन इंटीग्रल है। ठीक है, एक लाइन के अकॉर्डिंग हमें इंटीग्रेट करना है। एस का मतलब सरफेस है, और गॉस डाइवर्जेंस में जहां वी था उसका मतलब वॉल्यूम था। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है डेल और एफ वेक्टर का, और जो भी आंसर आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट है एन कैप से। ठीक है, तो ये है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले एलएचएस सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हमें लाइन इंटीग्रल करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं एफ डॉट डी आर का। ठीक है, अच्छा आर डी आर क्या होगा, देखो आर मैंने तुम्हें बताया था एक्स आई वेक्टर प्लस जे, जे नहीं प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर। ठीक है, तो डी आर क्या हो जाएगा, डी एक्स आई वेक्टर प्लस डी वाई जे वेक्टर प्लस डी जेड के वेक्टर। ठीक है, बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, तो भाई डॉट प्रोडक्ट कर दो एफ और डी आर का, बहुत सिंपल है। ठीक है, वाई माइनस जेड प्लस 2 डी एक्स प्लस वाई जेड प्लस 4 डी वाई माइनस एक्स जेड डी डी जेड। ठीक है, अच्छा अब मैंने जो बोला था z इज इक्वल टू 0 और dz इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा हमें, अगर हमें बॉटम वाला सरफेस नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, तो यानी कि ये 0 हो गया। ठीक है, इसमें ये पूरा टर्म 0 हो गया, और इसमें तो ये पूरा टर्म ही 0 हो गया। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास एफ डॉट डी आर क्या बच गया, वाई प्लस 2 डी एक्स। ठीक है, ये याद रखना, जो भी हम लाइन इंटीग्रल करते हैं ना उसमें हमें ये पुट करना पड़ता है, वाई प्लस 2 डी एक्स, और क्या हो जाएगा प्लस 4 डी वाई। तो ये हमारे पास आ गया एफ डॉट डी आर। ठीक है, अब देखो हम क्या करने वाले हैं, अब हमें लाइन इंटीग्रल करना है। ठीक है, यानी कि हमें हर लाइन के लिए अलग निकालना होगा। ठीक है, एक लाइन से तो पूरा क्यूब बन नहीं जाएगा ना, हमें पूरे सबका निकालना पड़ेगा। ठीक है, सारी लाइंस का निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक सरफेस कंसिडर करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला है ओ ए बी सी। ठीक है, तो ओ ए बी सी के लिए हम ओ ए का लाइन इंटीग्रल निकालेंगे, फिर ए बी का, फिर बी सी का, और फिर सी ओ का। ठीक है, डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज लेना। ठीक है, तो ही तुम्हारा आंसर सही आएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, लाइन इंटीग्रल निकालना है। ठीक है,
तो देखो जो टोटल होगा लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर वाला, वो हो जाएगा ओ ए का प्लस ए बी का प्लस बी सी का प्लस सी ओ का लाइन इंटीग्रल। ठीक है, इन चारों को जब हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास एलएचएस आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो देखो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। देखो ओ और ए की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो एक हम डायरेक्शन कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, ताकि लिमिट्स हम ढंग से पुट कर पाए। ठीक है, अगर हम अलग अलग डायरेक्शन कंसिडर करेंगे ना, लिमिट्स हम गलत पुट करेंगे तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो हमेशा क्लॉकवाइज कंसिडर करना। ठीक है, आसान पड़ता है। तो अब देखो इसमें हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, जीरो और जीरो, एक्स भी जीरो है वाई भी जीरो है। ठीक है, हम एक्स वाई प्लेन मान रहे हैं। ठीक है, बॉटम प्लेन मान लिया मैंने। ठीक है, तो एक्स भी जीरो है वाई भी जीरो है, एक्स टू हो गया यहाँ पे, यानी कि एक्स तो चेंज हो गया, तो एक्स की इक्वेशन तो नहीं आएगी। वाई अभी भी जीरो है, यानी कि इसकी इक्वेशन ना वाई इज इक्वल्स टू जीरो हो सकती है। पूरी लाइन सेटिस्फाई करती है, इस पॉइंट पे भी जीरो है, बीच में भी जीरो है, जब यहाँ तक आ गया तो भी जीरो है। ठीक है, अब अगर हम ए बी का कंसिडर करें तो ए बी में देखो x यहाँ पे सेम रह रहा है, तो x इजिकल्स टू टू इसकी इक्वेशन होगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो y सेम रह रहा है, y इजिकल्स टू टू, और यहाँ पे अगर हम देखें तो x सेम रह रहा है, x इजिकल्स टू जीरो। ठीक है, तो अगर हम OA की बात करें, ठीक है, हमें निकालना है f डॉट डी आर। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, OA की बात कर रहे हैं हम, OA की। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो इक्वेशन देखो, y जीरो है, y जीरो है तो dy भी जीरो हुआ है ना, डिफरेंशिएट करा मैंने बस। ठीक है, तो y जीरो है तो dy भी जीरो हुआ। अब देखो हम इसको जो है पहले इसमें पुट करके देखेंगे। देखो ये 2dx बच जाएगा बस, क्योंकि y जीरो हो जाएगा, और dy की वैसे ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, यानी कि बस 2dx बच गया f डॉट डी आर, यानी कि 2dx। ठीक है, और लिमिट्स क्या डालेंगे, OA में अगर तुम देखो तो देखो हमने एक इक्वेशन तो डिफाइन कर दी, क्योंकि y चेंज नहीं होता, पर क्या चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है, यानी कि 0 से 2 जा रहा है x। और देखो यहाँ पे dx ही लिख रखा है, तो यानी कि हम कौन सी वाली लिमिट्स डालेंगे, x की लिमिट्स डालेंगे। ठीक है, तो 0 और 2। ठीक है, ये ऑर्डर देख के लिमिट्स डालना है। ठीक है, अगर यहाँ पे dy होता तो फिर हम dy की डालते, dz होता तो dz की डालते। ठीक है, पर यहाँ पे dx है तो हम x के लिमिट्स डालेंगे। ठीक है, ये हमने डाला। अब इसे सिंपली इंटीग्रेट कर दो, क्या हो जाएगा, 2x, बस 2x ही तो हो जाएगा, 2 0 और आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा OA के अलॉन्ग निकल गया। अब हम बात करते हैं ए बी की। ठीक है, ए बी की बात करते हैं अब हम। ए बी की अगर हम बात करेंगे तो x इक्वल्स टू 2 है, dx जीरो हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। ठीक है, ये याद रखना है, तभी dx जीरो लिखा। अब इसको यहाँ पे पुट करेंगे, dx जीरो हो गया तो ये टर्म पूरा गया, 4dy हो गया। ठीक है, तो 4dy, और लिमिट्स क्या हो जाएगी, dy लिख रखा है, यानी कि अब हम y की लिमिट्स डाल लेंगे। तो ए बी में y की लिमिट्स 0 से 2 जा रही है। ठीक है, तो 0 से 2 डाल दिया। ठीक है, अब देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंसिडर करने का यही फायदा है, हमें पता होगा ये लोअर लिमिट लेनी है और ये हमें अपर लिमिट लेनी है। ठीक है, तो 0 2 लिख दिया। अब इसको इंटीग्रेट करो, 4x हो जाएगा, 4x पे 2 डाल, यानी कि 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बी सी की। ठीक है, बी सी की बात करते हैं अब हम। इसमें देखो y2 है, dy क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, y2 है तो ये हो जाएगा 4dx, ये टर्म पूरा चला जाएगा, 4dx। ठीक है, लिमिट्स कैसे डालेंगे, देखो x है, यानी कि x की लिमिट्स डालेंगे, 2 से 0 जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो लोअर लिमिट 2 हो गई, अपर लिमिट 0 हो गई। ठीक है, हो सकता था अगर तुम डायरेक्शन कंसिडर नहीं करते तो 0 को लोअर लिमिट मान लेते और 2 को अपर लिमिट मान लेते तो क्वेश्चन गलत हो जाता। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और 0 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 8, यानी कि -8 आंसर आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, लास्ट की। ठीक है, सी ओ की। ठीक है, इसमें x 0 है, यानी कि dx भी 0 हुआ, और x 0 हुआ dx 0 हुआ, ये 0 हो गया, यानी कि 4dy बचा, बस 4dy। लिमिट्स क्या हो जाएगी, y है तो y की लिमिट डालेंगे, 2 से 0, 2 से 0। ठीक है, तो ये तो सेम ही हो गया इस जैसा, है ना, तो इसमें भी -8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारी टोटल एलएचएस क्या निकलेगी, 4 + 8 -8 -8, यानी कि -4 हमारी एलएचएस आ गई है। तो चलो अब हम स्टेप 5 शुरू करते हैं। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, उसमें आरएचएस कैलकुलेट करेंगे। एलएचएस तो हमारी -4 आ गई। ठीक है, देखो सिंपल क्या करना है,
क्रॉस प्रोडक्ट करना है, बहुत सिंपल है। ठीक है, डेल क्रॉस एफ का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर, यहाँ पे लिखेंगे डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और यहाँ पे लिखेंगे y माइनस जेड प्लस टू, जे कैप में क्या है वाई जेड प्लस फोर, जे वेक्टर में सॉरी, फिर उसके बाद माइनस एक्स जेड के वेक्टर में है। ठीक है, तो ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना तो तुम्हें आता ही होगा, नहीं आता तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, हिंट देता हूँ। ठीक है, ये वाला हम हाइड कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि डी अपॉन डी वाई, डी अपॉन डी वाई माइनस एक्स जेड माइनस डी अपॉन डी जेड वाई जेड प्लस फोर। ठीक है, ये हो गया अपना एक कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट क्या हुआ, अब हम जे की बात कर रहे हैं। ठीक है, माइनस लगा देंगे, माइनस जे वेक्टर, यहाँ पे आई वेक्टर लगा दो। ठीक है, माइनस जे वेक्टर, अब ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स इंटू माइनस एक्स जेड। ठीक है, माइनस डी वाई डी जेड वाई माइनस जेड प्लस टू। ठीक है, ये हो गया दूसरा कंपोनेंट। अब बात करते हैं के वेक्टर वाले कंपोनेंट की, इसको हाइड कर दो, डेल अपॉन डेल एक्स वाई जेड प्लस फोर माइनस डेल अपॉन डेल वाई वाई माइनस जेड प्लस टू। ठीक है, बस अब इसे सॉल्व करना है नॉर्मली। ठीक है, इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करना है। तो अब देखो, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तुम्हारे पास क्रॉस प्रोडक्ट ये आएगा। ठीक है, अब देखो जो अपना फॉर्मूला है, ठीक है, जो अपना आरएचएस है इस क्वेश्चन में, वो है डेल क्रॉस एफ, जो कि हमने निकाला, वो एक वेक्टर आया। ठीक है, उसको हमें एन के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है और दो बार इंटीग्रेट करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब अगर तुम्हें याद हो तो गॉस में भी यही करते थे, यहाँ डेल क्रॉस एफ की जगह कोई और वेक्टर हुआ करता था जिसका हमें एन कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ता था जब हम टेबल बनाते थे। ठीक है, तो सिंपली अब वो एक वेक्टर जो था गॉस डाइवर्जेंस में, उसकी जगह ये पूरा आ गया। ठीक है, डेल क्रॉस एफ आ गया, बट आया तो वो भी एक वेक्टर है, यानी कि वो सेम तरीके से अब हम इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हमारा RHS -4 आ गया तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसका जो टोटल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जैसे हम गॉस डाइवर्जेंस में करते थे, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5। ठीक है, अब यहाँ पे S6 नहीं लेंगे क्योंकि हम जो बॉटम वाला प्लेन था वो इग्नोर कर रहे थे। ठीक है, तो ठीक है ये, और इसमें हम लिख देंगे क्या निकालना है, इसका डॉट प्रोडक्ट एन से और ds। ठीक है, ये हर किसी के साथ है, ये बस एक शॉर्ट तरीका है लिखने का। ठीक है, तो देखो अब मैंने टेबल बनाई। ठीक है, तो सरफेस S1 S2 S3 S4 S5। ठीक है, फ्रंट ले लो, बैक ले लो, राइट ले लो, लेफ्ट ले लो, टॉप ले लो। ठीक है, बॉटम नहीं लेंगे। इक्वेशन कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, x इक्वल्स टू 0, या फिर चलो फ्रंट को हम x इक्वल्स टू 2 पुट कर देते हैं। ठीक है, बैक वाला x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। राइट को आप या तो y ले लो या z ले लो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। मैं y इक्वल्स टू 2 लेता हूँ, y इक्वल्स टू 0 लेफ्ट वाला लेता हूँ, और z इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा टॉप। ठीक है, z इक्वल्स टू 0 तो हमने इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब n का आप देखेंगे। अब देखो x इक्वल्स टू 2 है, x पॉजिटिव में है, तो हम i कैप लेंगे, माइनस आई कैप लेंगे x इक्वल्स टू 0 में। ठीक है, इसमें लेंगे जे कैप, ये लेंगे माइनस जे कैप, और ये लेंगे के कैप। अगर तुम ये टेबल नहीं बना पा रहे, तुम्हें दिक्कत आ रही है, तुम्हें ढंग से समझ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब तुमने मेरा गॉस डाइवर्जेंस वाला लेक्चर नहीं देखा है। अगर देखा है तो तुम्हें समझ आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, इसका आई से निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई, ये हो जाएगा वाई। अब आ जाते हैं हम जे पे, हाँ, z-1, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ z-1, और k में -1 ही है तो -1 हो गया। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को पुट करना है। यहाँ पे x का तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो इसे -y लिख दो, इसे भी y लिख दो, इसे z-1 ही लिख दो, इसे 1 - z लिख देते हैं। ठीक है, और ये भी बस -1 रह जाएगा। ठीक है, ds लिखो, यहाँ पे x यूज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा dy dz, यहाँ पे भी x यूज हो रहा है dy dz।
यहाँ पे y यूज हो रहा है, यानी कि बचा क्या, x और z, तो dx dz लिख दो, यहाँ पे भी dx dz लिख दो, और यहाँ z यूज हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा dx dy। ठीक है, अब हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो देखते हैं कुछ पेयर बन सकते हैं। देखो सेम ऑर्डर वाले S1 और S2 है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, हाँ देखो 1, ये माइनस वाई और y तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम S1 प्लस S2 करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा y माइनस वाई, जो कि 0 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन 0 का तो 0 ही होता है, तो S1 S2 तो 0 हो गया। अब हम बात करते हैं S3 S4 की। इसमें भी देखो ये अपोजिट है, 1 माइनस जेड प्लस 1 माइनस जेड, ये जो है, नहीं ये तो नहीं कट रहे हैं, ये तो नहीं कट रहे, z-1, अच्छा यहाँ पे z-1 है। ठीक है, z-1 प्लस 1 माइनस जेड, ठीक है, ये तो कट गया। ठीक है, तो ये भी 0 हो गया। अब हम बात करते हैं S5 की। ठीक है, S5 में कोई पेयर नहीं है, तो S5 हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, -1 dx dy ऑर्डर रहेगा, इक्वेशन ये लिमिट्स क्या रहेगी, 0 0 2 2। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही जा रही है लिमिट्स, तो माइनस एक्स हो जाएगा, इसमें लिमिट जाएगी 2 0 की, 0 2 डी वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 आ जाएगा, -2, और y से इंटीग्रेट करेंगे फिर y आ जाएगा 2 0, यानी कि -4 आ गया। और यही तो अपना RHS भी आया था, यानी कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया स्टोक्स थ्योरम का।